हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वेक्टर्स को कैसे शो करते हैं। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। वेक्टर्स एंड नोटेशन सिस्टम, समझिएगा इसको ध्यान से, ठीक है ना। सदिश एवं संकेतन, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे क्या चीज कहता हूं, पहले आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सदिशों को दिखाते कैसे, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर को हमेशा एक एरो से दिखाते हैं, एरो से। और जहां ये जो एरो है इसकी जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, कितनी लंबाई है, ये जैसे 10 kg लिखा है या 10 न्यूटन लिखा है या 100 न्यूटन लिखा है, तो ये लेंथ जो है इसको दिखाती है, परिमाण को दिखाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करती है। और ये जो एरो लगाते हैं, ये एरो डायरेक्शन को शो करता है। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे इसको जानते ही होंगे आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट, ये पूर्व है ईस्ट, और ये वेस्ट है पश्चिम। अब आपको क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रन कर रहा है नॉर्थ में। तो 10 किलोमीटर तो आप खींच नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करें, आप 5 किलोमीटर इज इक्वल टू मान लें कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लें। तो अगर 10 किलोमीटर है तो कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन की लेंथ रख दें कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किसकी ओर कर दें, नॉर्थ की ओर कर दें। ये एक हमारा वेक्टर हो गया जो दिखा रहा है किसी की किसको, स्पीड को। 10 किलोमीटर पर आवर्स नॉर्थ, ये पूरी तरीके से शो करेगा। तो किसी भी वेक्टर को कैसे नोटिफाई करते हैं, एक वायर, एक तीर से। तीर की लंबाई मैग्नीट्यूड को शो करती है, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना, और डायरेक्शन एरो दिखाता है। जिस दिशा में एरो लगा दोगे, जिस डायरेक्शन में, वही आपका सदिश की दिशा हो जाएगी। और आपको बता देते हैं कि हमेशा, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन खींच दें 10 सेंटीमीटर की, या फिर मान लीजिए 10 किलोमीटर, हमको किसी का पोजीशन दिखाना है, पोजीशन शो करना है किसी का, तो 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर ही था, मान लो 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 10 किलोमीटर तो कॉपी पे खींच नहीं पाओगे। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मान लो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन खींच दो और वो 2 सेंटीमीटर की हो, और उसका डायरेक्शन नॉर्थ कर देना, या फिर जिस भी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा, ईस्ट कर देना। ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा जो पोजीशन को शो कर रखा है, हमारे स्कूल की पोजीशन को शो कर रखा है। और आपको बता दें कि वेक्टर्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स, बहरहाल आजकल छोटे स्मॉल लेटर में भी शो कर रहे हैं, लेकिन रूल यही है कि कैपिटल लेटर के ऊपर ऐसे हल्का सा क्या लगा करके, एरो लगा करके, एक एरो लगा दीजिए। कैपिटल लेटर्स यूज कीजिए, इसके ऊपर एरो लगा करके आप वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं। 10 किलोमीटर किसके डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को शो कर रखा है, जो वैल्यू है 10। समझ सके इस चीज को, आप याद रखिएगा। ये जो ए है ना, ये वही 100 है, ये जो कैपिटल लेटर हुआ है ये 110, इसी न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड को शो करता है, और जब ये ऊपर जो है डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। इस तरीके किसी भी टोटल वेक्टर को हम ऐसे लेटर के ऊपर वेक्टर लगाकर शो कर सकते हैं, लेटर के ऊपर क्या लगा करके, वेक्टर लगाकर शो कर सकते हैं। और जो ए है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कभी कभी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड लगा करके शो करते हैं, ये इसका मतलब वही है ए। जैसे लिखा है ना 100 किलोमीटर नॉर्थ, ये लिखा है, तो ये जो 100 किलोमीटर है ये सिर्फ ए है, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर है। आपको लिखना है 100 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप लिखो ए वेक्टर, वेक्टर नॉर्थ को दिखाएगा, ए जो है 10 किलोमीटर को, इसको मॉड करके भी लिखा देते हैं ऐसे। अगर वेक्टर सहित लिखना है तो मॉड लगा दो, बस ये इसको शो करने लगेगा मैग्नीट्यूड को। ये है नोटेशन, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि हमारे पास कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरीके के हमारे पास वेक्टर्स हैं, या फिर वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। आइए उनको देखते हैं क्या चीज है वो। सबसे पहले देखते हैं
इक्वल वेक्टर्स, समान वेक्टर। क्या है इक्वल वेक्टर? ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो, परिमाण और दिशा दोनों में समान हो। इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और परिमाण भी समान है, मतलब ये लंबाइयां भी समान हो। 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे वेक्टर्स समान वेक्टर्स कहे जाते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। यानी इसका एक मैसेज और क्या निकला कि अगर कोई वेक्टर ऐसे खींचा हुआ है तो हम इसकी जगह ही कोई और वेक्टर भी यूज कर सकते हैं जो इसी के डायरेक्शन में हो, ये भी इसी के डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर हो, इसका जितना ये हो परिमाण में उतना ये भी हो, तो इसकी जगह इसको यूज किया जा सकता है। ऐसे वेक्टर समान वेक्टर्स होते हैं। इनकी लंबाइयां भी समान है, दिशा भी समान है और चाहे तो इनकी जगह इनको यूज करते हैं। दूरियों से कोई फर्क, भले इधर ढकेल दें इधर ढकेल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके समान वेक्टर्स हैं। और इसका जस्ट अगला अपोजिट वेक्टर, इसको इंग्लिश में या हिंदी में विपरीत वेक्टर बोलते हैं। क्या है विपरीत वेक्टर? ऐसे सदिश, ऐसे वेक्टर्स जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। दिशा विपरीत हो जैसे ये सी वेक्टर। अगर ये 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 किलोमीटर ये भी 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर पर आवर्स तो ये भी 20 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे लोग विपरीत वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर। इनको शो करने के लिए एक चीज और याद रखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बेटा नॉर्थ को नीचे लाओगे ना तो माइनस नॉर्थ हो जाएगा, ये भी साउथ को ही शो करता है। साउथ को ऊपर ले जाओगे माइनस साउथ, ये भी नॉर्थ को शो करता है। ईस्ट को इधर लेकर आओगे माइनस ईस्ट, ये भी वेस्ट को शो करता है। वेस्ट को उधर ले जाओगे माइनस वेस्ट, ये भी ईस्ट को शो करता है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसलिए माइनस लग गया। इसका मतलब है कि जो ए का डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन का क्या है? उल्टा है। ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन से उल्टा है। ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो। क्या? तो आप देख ही रहे हो, ये देखो ऐसे भी, ये अगर नॉर्थ है तो ये कौन है? साउथ है, यानी बी का साउथ है और ए का क्या है? नॉर्थ है। तो क्या नॉर्थ को साउथ के बराबर लिखा जा सकता है? नहीं। तभी आपने साउथ के आगे क्या लगा दिया? माइनस। तो ये माइनस साउथ हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ, तो आपने यस के आगे माइनस लगा दिया, यानी माइनस साउथ। और माइनस साउथ का फिर से एक बार मतलब क्या निकल कर आएगा? नॉर्थ निकल कर आएगा। तब बराबर लगा सकते हैं। जैसे ये जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है और बी जो है साउथ है, तो क्या आप कभी भी लिख सकते हो नॉर्थ बराबर साउथ? नहीं। लेकिन अगर साउथ के आगे माइनस लगा दें तो माइनस साउथ, और माइनस साउथ का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा करके आप समझ सकते हैं। तो ये विपरीत वेक्टर है, परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो। अब देखते हैं तीसरा, एकांक सदिश है एक। कौन सदिश? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। समझिए बहुत जरूरी है, एकांक सदिश बहुत जरूरी है। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। इनका मैग्नीट्यूड 1 है ए, लेकिन चूंकि वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। हां, उस डायरेक्शन को हम दिखा देंगे ए कैप से। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो और दिशा तो होगी। ऐसे सदिशों को
ऐसे सदिशों को क्या कह सकते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। अब आप देख लीजिए इनका परिमाण कितना है, 1 है, तो आप ए वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक इससे दिखा सकते हैं, कैप से। कोई जरूरत नहीं कुछ आगे लिखने की। यानी एकांक सदिशों को, यूनिट वेक्टर को केवल कैप से शो कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कैप लिखा मिल जाए तो जान जाइएगा कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ये सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए आते हैं। समझ गए? अब आप ये सोचिए कि जैसे कोई बड़ा वेक्टर है, बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर पर आवर्स और डायरेक्शन है नॉर्थ। ठीक, तो आप जानते हैं कि एन कैप तो 10 नहीं, कितना दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर्स को दिखाएगा। एन कैप कितने किलोमीटर पर आवर्स को दिखाएगा? एन कैप दिखाएगा 1 किलोमीटर पर आवर्स को। अगर इसी 1 किलोमीटर पर आवर्स को 10 से मल्टी कर दें तो 10 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। यानी एन कैप को केवल कितने से मल्टी करना है, 10 से। 10 एन कैप इसी को दिखा रहा है। 10 एन कैप कुछ और नहीं है। एन कैप क्या है? एन कैप सदिश तो ही है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो एन कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है, नॉर्थ को। एन कैप नॉर्थ को दिखा रहा है, लेकिन यह भी बता रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन हमें तो 10 किलोमीटर पर आवर्स चाहिए। तो इसी एन कैप में किसका मल्टी कर दो, 10 का, तो 10 एन कैप हो जाएगा। तो 10 एन कैप का परिमाण 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 मल्टी 10 10 हो जाएगा। और एन कैप डायरेक्शन को तो शो ही कर रहा है, नॉर्थ वाला। समझ गए? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि किसी का वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर्स नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो सर 100 किलोमीटर पर आवर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एक काम करो, इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखो। तो मैं लिखूंगा क्या, 1 किलोमीटर पर आवर्स और डायरेक्शन n और मल्टी क्या लिख दूंगा, 100। और ये 1 किलोमीटर पर आवर्स नॉर्थ, ये कौन है, यही है एन कैप। 1 और डायरेक्शन को तो दिखाई रहा है नॉर्थ, एन कैप, ठीक है ना, और मल्टी क्या करा दो, 100। यानी क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे शो करते हैं? किसी भी वेक्टर को अगर आप चाहें तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, जो इसका रियल मैग्नीट्यूड है 100, यूनिट वेक्टर को रियल मैग्नीट्यूड से मल्टी करा करके किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एकांक सदिश का ये लाभ है कि किसी भी सदिश का जो परिमाण है, या जो किसी भी सदिश को हम कैसे दिख सकते हैं, किसी भी सदिश को हम एकांक सदिश और उस सदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टी इसकी दिशा में ही एन कौन कैप, एन कैप भाई है तो दिशा एक इसकी एक ही, परिमाण इसका 1 है। किसी भी सदिश को हम उसके परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। ये जो कैप एन कैप है ना, वो इसी के दिशा को दिखाएगा, लेकिन परिमाण 1 रखेगा, और ये तो रियल परिमाण इसका ही है। समझ गए मेरी बात को? जरा सा हल्का सा और जानना है। ए वेक्टर है जैसे, इसका परिमाण और इसकी दिशा, ये एकांक सदिश है ये, और उसी दिशा में जिस दिशा में ए वेक्टर है, और परिमाण तो इसका यही है, एन कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करके एकांक सदिश निकाल देते हैं। इसकी दिशा वही है जो ए वेक्टर की दिशा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या चीज है लंबकोणीय एकांक सदिश? एक्स अक्ष को पहचानते हैं, वाई अक्ष को, और जेड एक्सिस को।
इन्हीं के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होंगे उसी को, इसी के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप से, वाई अक्ष के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप से, और जेड अक्ष के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है के कैप। यानी एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। समझ गए? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में जो भी एकांक सदिश है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कौन है के कैप। तो इन अक्षों की दिशा में एकांक सदिशों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, क्योंकि इनके बीच कोण कितना अंश है 90-90 अंश है। इनका भी परिमाण एक ही है। ये लंबकोणीय एकांक सदिश है। अब अगर मान लीजिए कोई चीज है वो 10 यूनिट एक्स अक्ष के डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन है उसमें 10 यूनिट चल रही है, किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो सर उसको कैसे लिखें, उसको वैसे लिखो 10 आई कैप। हो गया। कोई चीज है जो 10 यूनिट चल रही है लेकिन किधर, माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो उसको कैसे लिखें, उसको लिखो -10 आई कैप या फिर -10 माइनस आई कैप। बात तो वही है। कोई चीज है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 15 यूनिट चल रहा है, 15 यूनिट चल रहा है वाई एक्स के डायरेक्शन में, तो कैसे लिखें इसको, 15 जे कैप। हो गया। कोई चीज है जो 8 यूनिट चल रही है लेकिन माइनस वाई एक्सिस, तो -8 लिखो और जे कैप, या फिर ऐसे लिखो 8 माइनस जे कैप, मतलब माइनस वाई एक्सिस में। समझ के? ये है हमारा लंबकोणीय एकांक सदिश। यही आई कैप, जे कैप, के कैप जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, वही हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, लंबकोणीय एकांक सदिश है। जैसे एक बात कहें, मान लीजिए हमको कोई ये देखिए, ये हमारा एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है। कोई हमको क्वांटिटी ए दी हुई है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको 3 कंपोनेंट्स में तोड़ दो, 3 कंपोनेंट में वेक्टर क्वांटिटी को। एक इधर है ए एक्स, एक ऊपर ए वाई और एक इधर ए क्या जेड, 3 पार्ट में तोड़ दिया। किसको, ए को। तो कैसे लिखोगे इसको, ए एक्स ए वाई ए जेड। ये हमारा ए इन्हीं तीनों से तो मिलकर बना है, ए एक्स से, ए वाई से और एक इससे जेड से। इन्हीं तीनों हिस्सों से मिलकर बना कौन है, ए है। लेकिन सर इन तीनों हिस्सों के डायरेक्शन अलग अलग हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक काम करो, ए एक्स वाला इसके डायरेक्शन में है तो उसको ऐसे लिखो, ए वाई वाला ऊपर डायरेक्शन में है तो उसको ऐसे लिखो, और ए जेड वाला इधर डायरेक्शन में है तो बगल में के कैप लगा दो। समझ गए? जैसे ये एक्स वाई जेड, स्पेस में, अंतरिक्ष में किसी चिड़िया की पोजीशन ये पी है, एक्स वाई जेड। वो एक्स एक्सिस पर एक्स चल चुकी है, वाई एक्सिस पर वाई चल चुकी है और जेड एक्सिस पर जेड दूरी चल चुकी है। कोई चिड़िया है, इतनी इतनी दूरियां कवर कर चुकी है, तो उसका पोजीशन कैसे दिखाओगे, ओ है, उसका पोजीशन कैसे दिखाओगे,
उस चिड़िया की पोजीशन एक्स वाई जेड, जब वो एक्स एक्सिस पर एक्स चल चुकी है, वाई एक्सिस पर वाई चल चुकी है, जेड एक्सिस पर जेड चल चुकी है, और किसी टाइम पर वो यहाँ पर है पी पर, और उसकी एक्स वाई जेड अक्षों पर इतनी दूरियां चली गई हैं, एक्स अक्ष पर एक्स, वाई अक्ष पर वाई, जेड अक्ष पर जेड, तो उसका पोजीशन तुम कैसे दिखाओगे? ऐसे कि सर वो एक्स एक्सिस पर एक्स चल चुकी है और डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई एक्सिस पर वाई चल चुकी है, डायरेक्शन के लिए जे कैप, जेड एक्सिस पर जेड चल चुकी है, डायरेक्शन के लिए के कैप। समझ के? ये है बेटा एकांक सदिशों को दिखाने का, लंबकोणीय एकांक सदिशों को दिखाने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जीरो वेक्टर को समझने की कोशिश करिए। शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। मैं आपको बता दूं, अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई परिमाण नहीं है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। जैसा नाम है इसका, उसकी कोई दिशा भी नहीं है, अनिश्चित है, वो शून्य सदिश है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई चीज यहीं से स्टार्ट हो एक पॉइंट से और उसी पॉइंट पर ओवर हो जाए, कोई डिस्टेंस ना कवर हो, कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो कोई इसमें डिस्टेंस नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहीं से स्टार्ट होकर के ए से ही ए पर ही रह गई। ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा अनिश्चित है, इसे जीरो के ऊपर वेक्टर लगाकर लिखा जाता है। अब प्रश्न यह है कि सर जब कोई परिमाण नहीं है, जब कोई दिशा नहीं है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? है जैसे गणितीय संक्रियाओं में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ऐड में, सब्सट्रैक्शन में, डिवाइड में जीरो का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में, सदिश बीजगणित में इस जीरो वेक्टर का भी यूज है। जैसे जीरो पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्व जीरो का है अंकों में, जीरो के बिना मैथ्स पूरी नहीं हो सकती। वैसे वेक्टर अलजेब्रा भी विदाउट जीरो वेक्टर के, बिना शून्य सदिश के कोई ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर सकता है। यह बात सही है कि इसकी दिशा नहीं है, इसका कोई परिमाण नहीं है, तो इसके होने का कोई अर्थ नहीं है। यह बात हो सकती है आपकी सही, यह बात मेरे भी नजर में सही है, लेकिन जरूरतें पड़ती हैं। मैं आपको जरूरतें अभी दिखाऊंगा कि किन जरूरतों पर हमको जीरो वेक्टर चाहिए। ये प्रॉपर वेक्टर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, और वेक्टर होने के लिए आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। आपको वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है चीजें। जीरो वेक्टर में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, फिर भी जरूरत है। कैसे सर? आप बताइए कि जैसे आपने पढ़ा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पढ़ा, अगर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाए? बी वेक्टर, तो जब ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो गया तो जब घटाओगे तो क्या मिलेगा? है बात सोचने की नहीं है। यह बात सच है कि अगर मैं यहां से चलूं और यहां पहुंचूं, ए वेक्टर, मैं यहां से चला और यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, बी वेक्टर इधर, फिर मैं यहां से चलकर यहां पहुंच गया, यानी यहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए, तो नेट वेक्टर कौन होगा तुम्हारा? यहीं से चले थे और फिर यहीं पहुंच गए। अगर यहां से यहां आए होते और यहां से यहां गए होते, यहां से यहां और फिर यहां से यहां गए होते, तो तुम्हारा नेट ये होता, ये वाला, यहीं से चले और यहां पहुंचे, भले घूम कर पहुंचे लेकिन पहुंचे। लेकिन यहां से फिर यहां पर चले, यहीं से चले यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक चले गए। अब बताओ, यहीं से चले थे यहीं पहुंच गए, नेट वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर। क्या लिखते तुम इसकी जगह पर अगर आपके पास जीरो वेक्टर ना होता तो? चलो ठीक है सर, ये कार्टेशियन प्लेन है, किसी पॉइंट का तुम पोजीशन कैसे दिखाते हो? इसी ओ से इसको मिला देते हो। किसी भी पॉइंट का पोजीशन आप कैसे दिखाते हैं? ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट को मिला देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जरा इसी ओरिजिन पॉइंट का ही, इन्हीं का पोजीशन बताओ, अदर किसी का नहीं, तो इन्हीं से शुरू होकर इन्हीं पर रहना पड़ेगा, कोई डिस्टेंस नहीं चलोगे,
तो जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। इन्हीं से चलकर इन्हीं पर रह जाना, कोई दूरी ना चलना, मतलब शून्य सदिश पड़ी ना वेक्टर की जरूरत शून्य सदिश की। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम में है, चल ही नहीं रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? क्योंकि जब कोई चलेगा तब ना डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां तो चल नहीं रहा है, विराम में है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? शून्य सदिश। इंपॉर्टेंस दिखाई दिया? ऐसे ही होता है। कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही उसकी वेलोसिटी। आप सोचिए अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर ही तो होगा। जिसमें त्वरण नहीं है, जिसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे दिखाओगे? त्वरण सदिश कैसे दिखाओगे? जीरो से ही दिखाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर से ही दिखाना पड़ेगा। इन सभी का आंसर शून्य वेक्टर ही है, ठीक है ना। अब कुछ और भी गुण है शून्य वेक्टर के, ये तो आवश्यकता थी, जितना मैंने बताया इंपॉर्टेंस था। अब शून्य वेक्टर का गुण क्या है? शून्य वेक्टर का गुण ये है कि अगर हमारा कोई डेफिनेट वेक्टर है, अगर इसमें जीरो वेक्टर को ऐड कर दें तो वही डेफिनेट वेक्टर की प्राप्ति हो जाती है, जैसे जीरो प्राप्त हो जाता था। किसी परिमित सदिश में अगर शून्य सदिश को जोड़ दें तो आंसर वही परिमित सदिश होता है। अगर शून्य सदिश में यन से गुणा कर दे तो आंसर शून्य सदिश ही रहता है। और अगर किसी परिमित सदिश में शून्य सदिश का गुणा कर दें तो आंसर जीरो सदिश हो जाता है। या फिर किसी भी परिमित सदिश में अगर जीरो का गुणा कर दें, किसी परिमित सदिश में अगर जीरो का गुणा कर दें तो आंसर शून्य हो जाता है या शून्य सदिश हो जाता है। यह है बेटा सदिशों के प्रकार।